तो केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ये दोनों पार्टियां कह रही हैं कि वो इस अभिभाषण का बहिष्कार करने जा रही हैं। संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरुआत होगी, लेकिन राजनीति इस पर अभी से शुरू हो गई है। दो दल कम से कम ऐसे सामने आ गए हैं जो अभिभाषण का बहिष्कार करने जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ रविंद्र कुमार सीधे जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम चल रहे हैं। प्रदीप कौशल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास चलेंगे। बीके दुबे साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास भी चलेंगे। सरकार की नीतियों से सहमत ना होना, मुद्दे उठाना, उस पर चर्चा करना, बहस करना, यह तो पूरा मौका संसद में आपको मिलने ही वाला है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार की जरूरत क्या पड़ी? ठीक है, डी के दुबे साहब, यही सवाल मेरा आपसे होगा। देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि उनके पास चूंकि कुछ है नहीं, और जिसके पास कुछ नहीं होता वो केवल हंगामा करता है। हम लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो दो तीन बातें कहते हैं भाई, फैक्ट पर प्रैक्टिस करना, कानून पर प्रैक्टिस करना, और जिसको कुछ नहीं, जिसके पास हो ना फैक्ट हो ना कानून हो, उसको हंगामे पर प्रैक्टिस करना है, यानी कि कोर्ट में हो मचाना है। यही हाल संसद में भी है। जिसके पास अवसर है, जिसको बोलना चाहिए, जिसके पास, जिसको डेटा जो सरकार दे रही है उसको अगर उनको लगता है कि ये झूठ है तो उनको वो एक्सपोज करना चाहिए। उनके पास अवसर है और वो पार्टी तय करती है कि उनका कौन सा कैंडिडेट बोलेगा। तो आप अपने कैंडिडेट को बुलाकर उस पर खूब सारा हंगामा कर सकते हैं, संसद के अंदर हंगामा कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, तो आप डेमोक्रेसी को बाइकआउट करते हैं, आप देश की प्रशासन, आप देश की व्यवस्था को बाइकआउट करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को बाइकआउट करते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप बाइकआउट करना क्या चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को बाइकआउट करना चाहते हैं, राष्ट्रपति को बाइकआउट करना चाहते हैं, संसद को बाइकआउट करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को बाइकआउट करना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ हजम ही नहीं होता। तो सवाल यहां पर सीधा है कि जिसको कुछ नहीं समझ में आता वो सिर्फ हंगामा करता है, और उसको मीडिया में हाईलाइट करने के लिए और कैसे हम न्यूज में रहें, ये व्यवस्था वो सोचता रहता है। उनकी ये भी एक टैक्टिक है कि कैसे सरकार की बात ना सुनकर हमने तो साहब बाइकआउट कर दिया था और हम तो बाहर चले गए थे। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती, डेमोक्रेसी में तो एटलीस्ट समझ में नहीं आती। उनका अपना मोड है मीडिया के बीच में रहने का, और आप लोग चर्चा कर भी रहे हैं। उनका तो जो ऑपरेशन था, जो वो करना चाहते थे, वो हो रहा है ना जी। ये प्रदीप कौशल साहब जो बात कर रहे हैं दुबे जी, ये बात महत्वपूर्ण है, लेकिन जनता तो शायद विपक्ष के सांसदों को भी अपना वोट देकर इसीलिए चुनती है कि अगर आप भले ही सरकार में ना पाए, लेकिन मेरी बात तो जाकर आपको संसद के भीतर कहनी है, संसद के भीतर उठानी है। लेकिन वो दायित्व भी जब आप बाइकआउट के जरिए निभाने से पीछे हटते हैं तो फिर क्या करें लोग? देखिए, जहां तक राष्ट्रपति अभिभाषण का प्रश्न है तो उसमें सांसदों की भागीदारी नहीं होती उस प्रकार से कि कोई बहस तो नहीं है जी। तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुझे लगता है अगर आप अपना विरोध दर्ज करना चाहते हैं तो ये फिर भी एक शालीन माध्यम है। लेकिन अशिष्ट होना उनके राष्ट्रपति महोदया के सामने उन व्यवधान डालना उनके अभिभाषण में, वो मुझे लगता है कि वो अशोभनीय है संसद सदस्यों के लिए। बाइकआउट एक लोकतांत्रिक माध्यम है अपना विरोध दर्ज करवाने का। हाँ, बजट के बाद जिस समय चर्चा हो, दोनों सदनों में बहस हो, उसमें लोगों को भागीदार बनना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए और अपना दृष्टिकोण, अपनी आलोचना भले हो, वो स्पष्ट तौर पे रखनी चाहिए। तो राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान जी बात नहीं है, मुझे लगता है ये लोकतांत्रिक हथियार है। लेकिन ये जरूर है कि उनके साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए, व्यवधान नहीं होना चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए। लोग पिछले संसद सत्रों का जो उनका अनुभव रहा है उसके आधार पर ये मान रहे हैं कि अब जमीन से ही बात होगी। जैसे राहुल गांधी कह रहे थे कि ये तो भारत जोड़ो यात्रा एक तरह का आगाज है, तो फोकस वहीं पर है। ज्यादातर नेता, जैसे रविंद्र बता रहे हैं, कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे और इसी वजह से यहां पर जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें प्रतिनिधित्व करने के लिए भी कांग्रेस की ओर से कोई नहीं पहुंचा। वो अपने अपने तरह की राजनीति करते हैं, सबको करने का अधिकार है। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी राजनीति करना। लेकिन भारत में एक व्यवस्था भी है, और राष्ट्रपति महोदय तो सभी के राष्ट्रपति हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो केवल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति हैं, केवल कांग्रेस के राष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी शामिल होना नहीं चाहते हैं और उसमें नहीं आना चाहते हैं, तो फिर राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए बार बार किस लिए जाते हैं? अगर आप राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं मान रहे तो फिर किस वजह से आप उनको कॉल
कॉल करते हैं जिस समय आपको पार्टी से कोई समस्या होती है या सरकार से कोई समस्या होती है, तो आप उनके पास जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सही परंपरा भाषण में वन साइडेड होता है, क्योंकि राष्ट्रपति पिछला वाला जो सरकार का जो व्यू रहेगा वो पूरा रखेंगे और उसमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी जब आप संसद से बाहर आते हैं तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि भाई ये हमें ठीक नहीं लगा, इसमें ये गड़बड़ लगी, लेकिन आप संसद से बाइकआउट करके सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं। दुबे साहब, राजनीति की बात तो होती रहेगी, क्योंकि आज आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होना है, तो ऐसे में आईएमएफ की तरफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से जो अनुमान जताए गए हैं, जरा उस पर एक नजर डालना भी जरूरी है। और आईएमएफ के अनुमान ये बता रहे हैं कि दुनिया भले ही मंदी की चपेट में आती हुई नजर आ रही हो, लेकिन भारत पर इसका असर काफी कम है। साल 2022 को लेकर आईएमएफ का अनुमान कहता है कि वैश्विक विकास दर रही 3.4%, लेकिन भारत की विकास दर, ये आईएमएफ का अनुमान है 6.8%। इसी तरीके से आने वाले 2 वर्षों के लिए भी एक अनुमान जाहिर किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से। 2023 में 2.9% वैश्विक विकास दर और भारत की विकास दर 6.1%। 2024 में जो अनुमान है वो 3.1% वैश्विक विकास दर का है और 6.8% भारत की विकास दर का है, यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा तेजी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी।